अच्छा बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। टेटरसोल लिमिटेड के नाम से। टेटरसोल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट। दे हैव 2 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ 4 वीक पीरियड। मतलब 1 महीने का डेटा दिया हुआ है बेटा। अगर आप देखें क्लियरली लेबलिंग की हुई है। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीनिंग और असेंबली, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस और कैंटीन। ओवरहेड्स दिया हुआ है चारों डिपार्टमेंट्स का, सही है। और डायरेक्ट मशीन आवर्स दिए हुए हैं, मशीनिंग और असेंबली के भी, और लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं। यार मुझे बताओ, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज़्यादा है या लेबर आवर्स ज़्यादा है? मशीन आवर्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये मशीन इंटेंसिव होगा ना। और असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स ज़्यादा है, मतलब क्या होगा भाई? लेबर इंटेंसिव। आगे कह रहा है द फॉलोइंग। बेटा अगर आगे बात करें, द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड आर अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये किसके लिए डेटा दे रहा है? ये रीअपोर्शनमेंट के लिए दे रहा है। मेंटेनेंस किसके लिए काम कर रहा है? 60% मशीनिंग के लिए, 30% असेंबली के लिए, और 10% किसके लिए? कैंटीन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कैंटीन किसके लिए काम कर रहा है? सिर्फ मशीनिंग और असेंबली। सही है, काफ़ी मिलता जुलता सवाल है। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एलोकेशन अपोर्शनमेंट नहीं करनी, उससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। इसमें सिर्फ रीअपोर्शनमेंट करनी। कैसे पता चलेगा नहीं करनी? अगर आप देखो बेटा, क्या बेसिस दी हुई है कोई? क्या ओवरहेड्स अलग अलग दिए हुए हैं? डेप्रिसिएशन अलग, इंश्योरेंस अलग? नहीं, डायरेक्ट ओवरहेड चारों डिपार्टमेंट में दिए हुए हैं। इसका मतलब शुरू के 2 स्टेप्स हो चुके हैं, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट, और आखिरी के 2 स्टेप करवाने में वो इंटरेस्टेड है अब आपसे, रीअपोर्शनमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा? मेंटेनेंस और कैंटीन का ओवरहेड उठा के किसको देंगे? मशीनिंग और असेंबली को। और उसके बाद आखिरी क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। रिक्वायरमेंट है ए में, प्रिपेयर एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, prepare an overhead absorption apportionment table clearly showing the reapportionment of the service department overhead to the appropriate department for one period। कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप है। और थर्ड स्टेप कौन सा होता है बेटा? रीअपोर्शनमेंट। तो अब इसको करते हैं बेटा। अगर आप देखें सवाल, सबसे पहले हम जो इसका टेबल बना लेते हैं। 2 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सर्विस, और 2 कैटेगरीज हैं। प्रोडक्शन के 2 डिपार्टमेंट है, मशीनिंग और असेंबली, और सर्विस के 2 डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस और कैंटीन। नॉर्मली तो ये टेबल बना के देगा एग्जाम में आपको। सबसे पहले ओवरहेड्स। क्या ओवरहेड्स पहले ही निकाल चुके हैं भाई? बताओ कितने कितने हैं? 143 500 मशीनिंग के, असेंबली के 154 700, फिर मेंटेनेंस के 165 800, और आखिरी कितना है बेटा? 176 900। ओवरहेड्स आ गए। अब आप बात कर रहे हैं रीअपोर्शनमेंट की। यार मुझे बताएं, पहले रीअपोर्शनमेंट किसकी होनी चाहिए? मेंटेनेंस की या कैंटीन की? पहले मेंटेनेंस की होगी। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस कैंटीन के लिए 10% काम कर रहा है, लेकिन यहाँ कैंटीन मेंटेनेंस के लिए काम नहीं कर रहा। यार मुझे बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है सिनेरियो के मेंटेनेंस कैंटीन के लिए काम कर रहा है? ये हो सकता है भाई कि जो कैंटीन वाला है ना, वो अपने चूल्हे वूल्हे सही करवाता है। किससे? मेंटेनेंस वालों से। सही है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह। लेकिन कैंटीन मेंटेनेंस के लिए काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेंटेनेंस वाले जो बंदे हैं वो कैंटीन से खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हो सकता है उनको खाना इसका पसंद ना हो, वो घर से खाते हो, या बाहर फैक्ट्री के बाहर हो सकता है कोई और ढाबा हो जहाँ पे खाना वैसे उसी रेट में उससे अच्छा मिलता है, तो वहाँ जाते हो। सही है ना? तो उससे खाना नहीं खा रहे तो वो बिल नहीं देगा। यहाँ तक आ रही बात समझ में? देखिए बेटा, अब रीअपोर्शनमेंट पहले होगी मेंटेनेंस की, क्योंकि वो कैंटीन के लिए काम कर रहा है। यार मुझे बताओ, मेंटेनेंस की रीअपोर्शनमेंट बहुत सिंपल है, 60 30 और 10। तो क्या करेंगे? मेंटेनेंस का जो बिल है वो माइनस करेंगे यहाँ से, टोटल खर्चा इसको नील करेंगे और ये तीनों में डिवाइड कर देंगे। निकालें इसका 60%, 165 800 टाइम्स 60%, ये आ गया 99 480। फिर इसका निकाल लें कितना परसेंट? 30%, 165 800 मल्टीप्लाई बाय 30%। फिर आ गया 165 800 टाइम्स 10%, तो ये हो गया 165 16 580। मेंटेनेंस फारिग हो गया, उसने अपनी दुकान बंद की। अब बारी किसकी आई? कैंटीन की। कैंटीन का अपना खर्चा इतना है, मेंटेनेंस वाले ने इतना बिल पकड़ा दिया। अब कैंटीन वाला दोनों को ऐड करेगा। अच्छा, अब कैंटीन वाला बोलेगा भाई ये जो मेंटेनेंस वाले ने मुझे बिल दिया है ये मैं अपनी तरफ से क्यों भरूँ? क्यों? वो कह रहा है कैंटीन वाला कि भाई जब मैंने अपने चूल्हे वूल्हे सही कराए, ओवन वगैरह रिपेयर करवाया, तो वो इसीलिए करवाया ना कि मैं आप लोगों के लिए खाना बना सकूं टाइम पे। अगर मेरा चूल्हा ख़राब होगा तो चाय कैसे पकेगी? तो जो भी खर्चा है वो सब ऐड करके ये दोनों में डिवाइड कर देगा। किस रेशो में? 40-60 में। तो अब ये 193 480 यहाँ से माइनस करके इन दोनों में डिवाइड कर दें, और रेशो क्या है? 40-60। अब 193 480 का 40% निकाल लिया, और इसी का कितना परसेंट निकाल लिया? 60%। कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या करना है बेटा? इन दोनों को ऐड कर दें, मशीनिंग को ऐड कर दें और असेंबली को ऐड कर दें।
इन सबको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल ओवरहेड। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया ओवरहेड क्या रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट के बाद अगर आप देखें सारा ओवरहेड कहाँ आ चुका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीनिंग और असेंबली। ए पार्ट बहुत आसान था, हमने क्या किया कि जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड था वो रीअपोर्शन कर दिया कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब सारा ओवरहेड दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो चुका है, मशीनिंग और असेंबली में। और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं चौथे स्टेप की तरफ और वो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। बी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टेट द बेसिस यूज, शो योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। OAR निकालना है दोनों का, बहुत आसान है। पहले OAR निकालेंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट का। फॉर्मूला क्या होता है OAR का, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड एक्टिविटी। ओवरहेड भी एस्टिमेटेड है, एक्टिविटी भी एस्टिमेटेड है। पहला डिपार्टमेंट है बेटा मशीनिंग डिपार्टमेंट। मशीनिंग डिपार्टमेंट का अगर आप बजटेड ओवरहेड देखें वो पहले ही हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट कॉलम में देखें। मशीनिंग का टोटल बजटेड ओवरहेड है 320372। या तो ये गिवन होगा या तो आप निकालेंगे शुरू के 3 स्टेप से, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। अब इसको डिवाइड कर देंगे एक्टिविटी से। अगर आप देखो मशीनिंग में 2 एक्टिविटीज दी हुई हैं, एक दिया हुआ है मशीन आवर्स और एक दिया हुआ है लेबर आवर्स। बताएं भाई कौन से आवर्स ज़्यादा हैं, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। मशीन आवर्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, मशीन आवर्स के ऊपर। लेबर ज़्यादा होता तो लेबर आवर्स पे डिवाइड कर देते, सही है ना। हाँ, मशीनिंग डिपार्टमेंट है इसीलिए मशीन आवर्स ज़्यादा है, असेंबली डिपार्टमेंट है इसलिए वहाँ पे लेबर आवर्स ज़्यादा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो नाम हो वही हो, लेकिन मेजॉरिटी यही होता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स पे चलें, आप पक्के रट्टे ना लगाएं इसके कि मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो मशीन आवर्स होगा। जिसके आवर्स ज़्यादा है उस पर चलेंगे। और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इंटेंसिव है। अगर आप डिवाइड करें तो रेट आ रहा है 2 डेसिमल पे, जो है वो कह रहा है। अगर आप देखें आगे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना 17, तो 17 लिखना काफ़ी नहीं है, 17 पर मशीन आवर लिखना पड़ेगा। ये बेस मेंशन करने का 1 मार्क होता है पर मशीन आवर, और इसने क्लियरली लिखा भी है, देखें अगर आप, स्टेट द बेसिस यूज्ड 17 पर मशीन आवर। बिल्कुल वैसे ही बेटा असेंबली डिपार्टमेंट पे हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे। असेंबली डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड है वो है 320528, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, लेबर आवर्स। कैसे पता चला डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन आवर्स। इसका मतलब असेंबली डिपार्टमेंट हमारा कैसा है, लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट। तो आंसर आ रहा है बेटा 15.75। 2 डेसिमल पे रखना है, अगर आपने 16 कर दिया तो मार्क कट जाएगा। 15.75 पर लेबर आवर, क्योंकि 2 डेसिमल पे रखना है। तो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है अगर लेबर 1 घंटा काम करे असेंबली डिपार्टमेंट में तो अंदाजे के मुताबिक कितना ओवरहेड लगेगा, 15.75। और अगर मशीन 1 घंटा चले मशीनिंग डिपार्टमेंट में तो अंदाजे के मुताबिक ओवरहेड कितना लगेगा, 17। अब वो जो ओवरहेड है वो तो फिक्स ही है ना, अब उसको यहाँ मशीन आवर्स पे डिवाइड किया है तो पर मशीन घंटा इतना है। मशीन 1 घंटा काम करेगी तो ओवरहेड लगेगा 17, और लेबर अगर 1 घंटा काम करेगी असेंबली में तो ओवरहेड लगेगा 15.75। बेटा इसी के अंदर अगर आप देखें सी पार्ट से, तो आगे डेटा में पढ़ा हूँ, द मैनेजर ऑफ टेटरसॉल लिमिटेड कैलकुलेट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप। क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है मैनेजर जो है वो सेलिंग प्राइस निकाल रहा है बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप। कॉस्ट प्लस मार्कअप है सीधा सीधा, और यहाँ पे यूनिट कॉस्ट कार्ड आपसे बनवाना चाह रहा है। द कॉस्ट पर यूनिट आर, एक यूनिट को बनाने में बेटा मटेरियल लगता है 3 मीटर और पर मीटर का रेट है 4, और एक यूनिट को बनाने में लेबर के 7 घंटे लगते हैं और पर घंटे का रेट है 8। ईच यूनिट टेक 3 आवर्स इन मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड 4 आवर्स इन असेंबली डिपार्टमेंट। बहुत आसान है बेटा कि एक यूनिट बनाने में मशीनिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या है, 3 घंटे काम करता है। ये इसलिए बता रहा है ताकि आप ओवरहेड एब्जॉर्ब कर सकें। ऐसे ही बेटा असेंबली डिपार्टमेंट में एक यूनिट कितने घंटे लेगा, 4 घंटे लेगा। ऑल ओवरहेड आर फिक्स। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट फुल कॉस्ट पर यूनिट। क्या है भाई, कैलकुलेट फुल कॉस्ट। तो बेटा फुल कॉस्ट कैसे निकलेगी, पहले तो हम लेंगे प्राइम कॉस्ट, सही है ना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट में फिर हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। चूँकि इस सवाल में कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है नहीं, एडमिन सेलिंग मार्केटिंग, तो वही हमारी फुल कॉस्ट बन जाएगी। एंड में फिर इसमें हमें मार्कअप लगाना होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो बेटा इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक बना रहे हैं यूनिट कॉस्ट कार्ड। अगर आपको याद हो यूनिट कॉस्ट कार्ड या जॉब कॉस्ट कार्ड बात एक ही है।
हमने एक और सवाल किया था पास में विगमोर लिमिटेड के नाम से, उसमें हमें जॉब कॉस्ट कार्ड बनाना था। जॉब कॉस्ट स्टेटमेंट कहलाती है एक्चुअली। फर्क बेटा कोई नहीं है, यूनिट कॉस्ट कार्ड में हम एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जॉब कॉस्ट स्टेटमेंट में एक जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जॉब का मतलब है एक असाइनमेंट या एक कस्टमर का ऑर्डर, और जॉब क्या होता है, जॉब एक यूनिक चीज़ होती है और हर जॉब जो है वो डिफरेंट होती है दूसरी जॉब से। तो जॉब एक असाइनमेंट है, एक प्रोजेक्ट है या एक ऑर्डर है जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पे तैयार किया जा रहा है, तो ये जॉब कहलाती है। तो अब देखें एक यूनिट पे क्या क्या कॉस्ट लगेगी। सबसे पहले मटेरियल, अगर आप देखें 3 मीटर्स लगता है और पर मीटर का रेट है 4, तो 3 टाइम्स 4 करेंगे आ जाएगा 12, मतलब एक यूनिट बनाने में $12 का मटेरियल लगेगा। ऐसे ही बात करें लेबर अगर आप देखें बेटा 7 घंटे लगते हैं और पर घंटे का रेट है 8, तो 7 आवर्स टाइम्स 8, तो ये आ जाएगा 56 का लेबर। मटेरियल लेबर और कोई एक्सपेंस नहीं है, तो अगर आप इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अगर आपको याद है सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। अगर आप प्राइम कॉस्ट ना भी लिखते क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर लें, लेकिन बेहतर यह है कि बेहतर प्रेजेंटेशन यह है कि पहले डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करें प्राइम, और प्राइम के बाद फिर हम ओवरहेड ऐड करें। कौन से ओवरहेड की बात हो रही है, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड? मुझे बताएं यहाँ जो ओवरहेड लग रहा है एक डिपार्टमेंट में लग रहा है या 2 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लग रहा है? 2 डिपार्टमेंट, तो ये ब्लैंकेट रेट नहीं है, ये कहलाएगा डिपार्टमेंटल रेट्स या स्पेसिफिक रेट्स जिसको कहते हैं। तो बेटा 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, पहला मशीनिंग और दूसरा असेंबली। अगर आप देखो एक यूनिट मशीनिंग डिपार्टमेंट में बनाने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं। एक यूनिट को मशीनिंग डिपार्टमेंट में बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे। और पर घंटे का रेट क्या है? 17, तो 3 घंटे इंटू 17, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 51। हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की बात कर रहे हैं, और ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है मशीनिंग और एक है असेंबली। मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखें बेटा इस प्रोडक्ट को बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं, और मशीनिंग का जो रेट पर आ रहा है वो है 17, तो 3 आवर्स इंटू 17, ये 51 का ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गया किसमें? मशीनिंग डिपार्टमेंट में। और उसके बाद हम बात करें असेंबली डिपार्टमेंट की। असेंबली डिपार्टमेंट में अगर आप देखें ये प्रोडक्ट कितने घंटे काम करती है? 4 घंटे। देखें सवाल में दिया हुआ है 4 आवर्स, और अगर 1 घंटा असेंबली डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं तो रेट पर आ रहा है 15.75, तो 4 घंटे इंटू 15.75, तो ये कितना ओवरहेड चार्ज हो गया? 63। तो 51 और 63 दोनों को ऐड कर लें, ये आ गया 114। प्राइम कॉस्ट है बेटा 68, इसमें अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट, या जिसको आप फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं या जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, बात एक ही है, सही। ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। और जो अगर आप देखें सी पार्ट में हमें क्या निकालना था? सिर्फ फुल कॉस्ट निकालनी थी। अगर आप देखो इस सवाल में कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है, जैसा कि सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, अगर वो होता तो वो भी ऐड करते, तो आ जाती है हमारे पास टोटल कॉस्ट, सही। तो फुल कॉस्ट और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ सेम ही है क्योंकि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है, अगर वो होता तो वो भी ऐड कर देते। आखिरी में हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, बहुत आसान है बेटा। अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल चुके हैं, इसमें मार्कअप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अगर आप देखें सवाल में ऑलरेडी गिवन है कॉस्ट प्लस मार्कअप है 25%, बहुत आसान है। ये जो कॉस्ट है 182, इस पे लगा दें 25%, ये आ गया मार्कअप। कॉस्ट पे मार्कअप ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ गई 227.5। तो एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस आ रही है बेटा वो आ रही है 227.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल है।